नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जून सन 2025 आज 5 जून है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में जून के अंत में मानसून की एंट्री, अभी 25 दिन करना पड़ेगा इंतजार। हवा की दिशा बताएगी किस रास्ते से देगा दस्तक। जल्द जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। हिसार से अब चंडीगढ़ और धर्मशाला के लिए शुरू होगी फ्लाइट, बताएंगे कितना लगेगा किराया। हरियाणा में किसानों को अब ऑनलाइन मिलेगा खाद, समय पर जरूरत होगी पूरी। आरबीआई की बैठक से पहले खुशखबरी, 6 जून को बदल जाएगी ईएमआई, रेपो रेट कटौती की है उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इस मोबाइल नंबर पर हासिल करें पूरी जानकारी। हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए बने नियम, सीईटी अंकों के आधार पर 10 गुना उम्मीदवार होंगे शॉर्टलिस्ट। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैला, 4302 एक्टिव केस, 44 मौतें। केरल के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी तो वहीं हिमाचल में मास्क जरूरी। पानीपत में मंत्री डांडा की चेतावनी, बोले आयुष्मान कार्ड की शर्तों को मोटे शब्दों में लिखवाएं अस्पताल, अनियमितताएं मिलने पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर रोक, शादी त्योहार पर भी नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी, शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। 4 जून से शुरू हुई हज यात्रा, 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। भारत से 1,75,000 लोग जाएंगे। और 4 राज्यों में अक्टूबर 2026 से होगी जातीय जनगणना। पहले फेज में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से होगी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कैथल जिले के पुंडरी क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरे तो वहीं सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में हल्की बारिश दर्ज की गई। हरियाणा में बीते 5 दिन बरसात और आंधी के बाद मौसम फिर से गड़बड़ाता हुआ नजर आया। प्रदेश में किसी न किसी जिले में लगातार हो रही बारिश व बादलवाई का असर दिन के तापमान पर भी पड़ा। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार मानसून अपने नियमित समय पर प्रवेश करेगा। आमतौर पर मानसून 28 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फैल जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का असर दिखाई देना शुरू हो चुका है, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में इसके पहले प्रवेश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस विषय में जानकारी देते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि समय से पहले मानसून आने की अटकलों के विपरीत फिलहाल इसके अपने निर्धारित समय पर ही आने के आसार हैं। राज्य में मानसून 3 अलग अलग दिशाओं यानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड से प्रवेश कर सकता है। यह पूरी तरह से हवा की दिशा पर निर्भर करेगा कि कहां से दाखिल होगा। विभाग का मानना है कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है। इस बार की प्री मानसून बरसात ने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई के महीने में हुई बरसात ने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह प्री मानसून गतिविधियां आने वाले मुख्य मानसून के लिए अच्छे संकेत दे रही हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तिगांव फरीदाबाद की तरफ से जलकर्मी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे कार्यालय में जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु व अधिकतम आयु जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। कुल 47 पदों पर यह भर्ती होगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि 17 जून 2025 सायं 2 बजे तक रहेगी। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस दिवस के उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आयुष विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल इंटरनेशनल योगा डे HRY.in खोला गया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए 95 011 31 800 मोबाइल नंबर जारी किया गया है। जिला DC मनोज कुमार ने बताया कि योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शांति का समन्वय स्थापित करती है। वैश्विक स्तर पर स्वस्थ जीवन के प्रभावशाली साधन के रूप में योग को आज दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रों में योग दिवस के आयोजन की व्यापक तैयारी करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रति जागरूकता फैलाएं। शैक्षिक संस्थानों में खासतौर पर स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, शारीरिक सहन शक्ति में वृद्धि और सुदृढ़ मानसिक एकाग्रता जैसे फायदे मिलते हैं।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बीते दिन करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सेब फार्म का दौरा किया। इस दौरान सेबों का स्वाद चखते हुए उन्होंने कहा कि यहां जिस वैरायटी का सेब लगाया गया है वह गर्मियों में तैयार होता है। अमूमन हिमाचल प्रदेश में सेब सर्दियों में तैयार होता है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती में हाथ आजमा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। बहुत से किसान आज इस तरह की खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि खारे पानी वाली जमीन पर किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कौन सी जमीन पर कौन सी फसल अच्छी होगी, इसके लिए प्रदेश के उत्कृष्टता केंद्रों में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को अत्यधिक पेस्टिसाइड व यूरिया के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी है। यूरिया वितरण को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब वितरण प्रणाली को डिजिटल किया जा रहा है ताकि केवल वही किसान इसे प्राप्त कर सकें जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे फैमिली आईडी से राशन प्रणाली को ऑनलाइन किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए किसान की जमीन के अनुसार यूरिया का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और जरूरतमंद किसान समय पर खाद प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और धर्मशाला के लिए जल्द ही उड़ानें शुरू की जाएंगी। 9 जून से अलायंस एयर की वेबसाइट पर चंडीगढ़ के लिए बुकिंग शुरू की जाएगी। हर सप्ताह 2 दिन यानी सोमवार और शुक्रवार को शाम 4:45 पर हिसार से फ्लाइट रवाना होगी और 5:55 पर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। इसके लिए प्रति यात्री 1724 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। अभी हिसार से धर्मशाला के लिए बुकिंग नहीं खोली गई है, लेकिन एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की अनुमति मिलना बाकी है। यदि वहां से अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद दोनों शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर दी जाएगी। हर बुधवार को यहां से धर्मशाला वाया चंडीगढ़ और सोमवार व शुक्रवार को दिल्ली से चंडीगढ़ वाया हिसार हवाई सेवा का संचालन किया जाएगा। इसके लिए DGCA की अनुमति मिलनी बाकी है। वर्तमान में हिसार से अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जा चुकी है। सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और रविवार को अयोध्या के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक राहत भरी खबर है। सरकार ने नियमों को लेकर हाईकोर्ट में अधिसूचना भी जमा करवा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती के लिए नियम बनाने के ऑर्डर दिए गए थे। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा हेतु 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, यानी कि ग्रुप सी CET पास करने वाले उम्मीदवारों में से 10 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ग्रुप डी पदों के उम्मीदवारों से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने से पहले उनकी इच्छा पूछी जाएगी कि वे नियुक्ति के इच्छुक हैं अथवा नहीं। शिक्षण पदों यानी समूह सी के मामले में आयोग सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। कमीशन, कौशल या फिर लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पहले पात्र अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगा और उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा, ताकि कोई भी अयोग्य उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्दिष्ट टाइम के अंदर उस पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर पाए। आयोग द्वारा समयबद्ध तरीके से आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और अगर उम्मीदवारों की शिकायत वास्तविक पाई जाती है तो उसका समाधान भी करेगा। अगर पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों की संख्या बताई गई संख्या सीमा से कम है तो आयोग अन्य पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कह सकता है। इसके लिए वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित करके तिथि को बढ़ाया जा सकता है। CET परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% अंक, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लेने अनिवार्य रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 3 घंटे तक चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत हरियाणा के नेताओं और ऑब्जर्वर की मीटिंग ली। इस बैठक में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत 17 सीनियर नेता उपस्थित रहे। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में संगठन खड़ा करने के लिए हाईकमान की ओर से नियुक्त 22 जिला ऑब्जर्वरों के साथ मीटिंग कर उनका फीडबैक लिया। उसके बाद राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से बिना संगठन के चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गुटबाजी है। इसी वजह से पार्टी को जबरदस्त माहौल के बावजूद भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि राहुल गांधी अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मिलकर गुटबाजी खत्म करने और संगठन को मजबूत करने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश देकर गए हैं। संगठन सर्जन कार्यक्रम की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि संगठन खड़ा करने में किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राउंड लेवल पर ऐसे वर्कर खोजे जाएं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हों, न कि नेताओं के लिए।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बुधवार को पानीपत सचिवालय में आयुष्मान मित्रों और डॉक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड लोगों की सुविधा को देखते हुए बनाए गए थे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वे स्वतः अस्पतालों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी आयुष्मान पैनल से जुड़े अस्पतालों को अपने अस्पताल के बाहर और अंदर आयुष्मान के तहत मिलने वाली सुविधाओं की शर्तों को मोटे शब्दों में अंकित करवाकर बाहर लगवाना सुनिश्चित करना होगा। जिन अस्पतालों में ये बोर्ड अगर नहीं मिलते तो उन अस्पतालों पर कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और इसे किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने सभी पैनल से जुड़े डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे इसमें सहयोग करें और आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शर्तों का पालन करें। हर अस्पताल के आगे अलग से एक बेंच स्थापित होगी जहां पर मरीज अपनी बात रख सकें। मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त उसे खर्च की स्लिप और सामग्री भी साथ देनी होगी। उसे अपलोड करने के साथ साथ मरीज को भी इसके संबंध में पूरी जानकारी देनी होगी। निर्देश दिए गए कि वे 15 जून तक ये बोर्ड संबंधी प्रक्रिया सुनिश्चित करें। उसके बाद वे स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे व जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेंगे। हरियाणा में हर साल स्कूली विद्यार्थियों के लिए समर वेकेशन की घोषणा की जाती है। अब की बार की गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। अब बच्चों से लेकर बड़े तक सब छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं। ज्यादातर लोग हिल स्टेशन पर घूमने की इच्छा रखते हैं और उत्तराखंड, नैनीताल आदि जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपको इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हरियाणा में ही स्थित हिल स्टेशन पर घूमने जा सकते हैं और प्लान बना सकते हैं। ऐसा ही एक हिल स्टेशन है डोसी की पहाड़ी, जहाँ आप अपने परिवार वालों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। फोटोशूट करने के लिए भी ये काफी अच्छी जगह मानी जाती है। कुछ लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट और मॉडल फोटोशूट के लिए भी पहुंचते हैं। हरियाणा के नारनौल में स्थित इस पहाड़ी को राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी माना जाता है। 740 मीटर ऊंची इस पहाड़ी के एक और हरियाणा और दूसरी तरफ राजस्थान लगता है। यहाँ एक काफी खूबसूरत तालाब है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं। जल्द ही यहाँ रोपवे का आनंद भी उठाया जा सकेगा। यहाँ 40 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे तैयार किया जा रहा है। इसे स्वीडन की लेटेस्ट टेक्निक की सहायता से विकसित किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बात करें अगर इसके इतिहास की तो यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इसकी उत्पत्ति त्रेता युग में हुई थी। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर बिताया था। ऐसा मानते हैं कि यहाँ वैदिक काल में ऋषि च्यवन की तपोस्थली होती थी। यहीं पर उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। अगर आप भी होम लोन या ऑटो लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जून का महीना आपके लिए काफी खास होने वाला है। इस महीने आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में बड़ी कटौती का ऐलान किया जा सकता है। इस प्रकार की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.50% या 50 बेसिस पॉइंट तक की कमी कर सकता है। इसके पीछे कई बड़े कारण बताए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर्ज के चक्र को फिर से तेज करना और मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 जून से 6 जून के बीच होनी है। इसके लिए रेपो रेट समेत अन्य फैसलों का ऐलान 6 जून को किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि रेपो रेट में 0.50% तक की गिरावट देखने को मिल जाए। होम लोन या फिर ऑटो लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। रेपो रेट की बात करें कि ये क्या होता है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। फिर आगे बैंक कस्टमर को इसमें इंटरेस्ट जोड़कर लोन देते हैं। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो आपके लोन की ईएमआई भी कम हो सकती है और आपको होम लोन और कार लोन काफी कम ब्याज पर मिल जाएंगे। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को ही 300 नए केस मिले हैं। सबसे अधिक गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले सामने आए हैं। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 4302 पहुंच गई है। कोरोना 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फैल चुका है। हालांकि 9 राज्यों में अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। सबसे अधिक 1373 एक्टिव केस केरल में है। वहीं महाराष्ट्र में 510 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से लेकर अब तक 44 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 37 मरीजों की मौत बीते 5 दिनों में हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद राज्य सरकार ने देर रात एडवाइजरी जारी कर सभी हॉस्पिटल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं केरल सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री, स्टॉक और प्रयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद शादी ब्याह के अलावा खुशी के मौके पर भी आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। बुधवार को डीसी अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और हरियाणा सरकार के निर्देश पर पटाखों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके लिए जिला और खंड स्तरीय निगरानी कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाए। जब्ती एवं निपटान प्रक्रिया के तहत अवैध रूप से पाए गए पटाखों को
मौके पर ही जब्त किया जाएगा। जन जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर, पंपलेट, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। नागरिक अपनी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 90 842 20 708 एवं 94 667 77 145 के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इसी महीने यानी जून में जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती है। चूंकि 19वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी, इसलिए 20वीं किस्त जून में किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सटीक तारीख की घोषणा अभी नहीं की है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल मिलाकर 6 हजार रुपए दी जाती है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो साल 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। हरियाणा स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, लॉ, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के लिए की जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 5 जून तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.mdu.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, नेट, एस्लेट एग्जाम पास या पीएचडी या रिसर्च पब्लिकेशन जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल हो सकती है। सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर के लिए 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपए से लेकर 2,17,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात करें तो 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए प्रति माह दी जाएगी। वहीं फीस की बात करें तो सामान्य, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईएसएम के लिए 1,600 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं हरियाणा निवासी महिलाओं के लिए 800 रुपए और एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए 400 रुपए और हरियाणा के दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क रहेगी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 260 अंक की बढ़त के साथ 80,998 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 78 अंकों की बढ़त देखने को मिली और 24,620 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट रही। मेटल, ऑटो, बैंकिंग और आईटी शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 120 रुपए घटकर 96,747 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 540 रुपए बढ़कर 1,01,000 रुपए प्रति किलो पर ओपन हुआ था। हालांकि इसके बाद चांदी थोड़ी नीचे आई और ये 1,09,80 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 91,050 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 99,320 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।